नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है मदन गडरिया का विवाह उर्फ दतिया की लड़ाई की। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि मदन गडरिया को राजकुमारी चंद्रकला के स्वयंवर का पता चल चुका था, जिस खबर से मदन गडरिया उदास हो गया और बिना अन्न जल के अपने हवेली के एक कमरे में कैद हो गया। फिर मदन को कचहरी में न पाकर वीर मलखान उससे मिलने उसके घर पहुंच गए, तो मदन के बिगड़े हालात को देखकर मलखान ने उसका कारण जाना और फिर मदन गडरिया का विवाह राजकुमारी चंद्रकला से करवाने का संकल्प लिया, जिसके कारण अब मदन गडरिया के मन में एक आस जगी। तो साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, सिरसा नरेश मलखान जब मदन गडरिया से मिले तो उसने उसकी आंखों की बेचैनी और हृदय की व्यथा को तुरंत पहचान लिया। कुछ देर की बातचीत में ही मलखान को मदन की पूरी कहानी पता चल गई। कैसे वह दतिया की राजकुमारी चंद्रकला से मिला, किस तरह दोनों के मन एक दूसरे पर आसक्त हुए और फिर कैसे दतिया नरेश ने महोबा में चंद्रकला के स्वयंवर का निमंत्रण भेजने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनते ही मलखान का मुख तपते अंगारों की तरह लाल हो उठा। महोबा का यह अपमान वह कैसे सह लेता। वह गरजते हुए बोला, दतिया नरेश की इतनी हिम्मत कि महोबा को निमंत्रण न भेजने का साहस कर रहा है। शायद उसे पता नहीं कि उसने किस भूमि का अपमान किया है। मदन, अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा विवाह चंद्रकला से अवश्य होगा, चाहे दतिया नरेश स्वयं राजी हो या उसे राजी करना पड़े। मलखान की आवाज में ऐसा तेज था मानो युद्ध का बिगुल गूंज उठा हो। आगे उसने कहा कि मदन, क्या दतिया का राजा यह सोचता है कि महोबा में निमंत्रण न भेजकर वह कोई बड़ा काम कर रहा है? उसे शायद यह ज्ञान नहीं कि महोबा वीरों की धरती है। वहाँ आल्हा जैसे बलशाली योद्धा हैं, जिनके बाहुबल के आगे पृथ्वी का कोई वीर टिक नहीं सकता, और उदल जिसकी तलवार जब चलती है तो हवा भी दो टुकड़ों में बट जाती है। ऐसे महावीरों वाले महोबा को अपमानित करने की हिम्मत, यह तो सीधा सीधा चुनौती है। अब मलखान के स्वर में गर्जना थी और शब्दों में बिजली का तेज। वह आगे बोला, दतिया नरेश भूल गया है कि आल्हा की भुजाओं के आगे पृथ्वी का कोई वीर टिक नहीं सकता। उदल की तलवार का सामना करने वाला अभी तक जन्मा नहीं, और मलखान पीछे हट जाए ऐसा दिन अभी दुनिया ने देखा ही नहीं। यह कहते हुए उसका कदम धरती पर ऐसे पड़ा कि मदन की हवेली का आंगन थर्रा उठा। उसने आगे कहा कि उसके अहंकार की कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। अब इस अपमान का प्रतिशोध मैं उसकी पुत्री का विवाह तुमसे करवाकर पूरा करूंगा। मलखान की प्रतिज्ञा मानो बिजली की तरह आकाश में चमक उठी। उसने और भी प्रचंड स्वर में कहा, दतिया के अखाड़े में अब महोबा के योद्धा उतरेंगे। दतिया के पहलवानों को दतिया के ही अखाड़े में पटक पटक कर कचूमर बना दूंगा। उन्हें ऐसी पटखनी दूंगा कि धरती कांप उठेगी। अब गढ़ दतिया में महोबा की तलवारों की टंकार गूंजेगी। दतिया की धरती महोबा की सेना के कदम ताल से थर्रा उठेगी। मलखान के ये शब्द सुनकर मदन गडरिया के मन में मानो सतरंगी इंद्रधनुष खिल गया। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी और दिल में नई शक्ति की लहर दौड़ पड़ी। फिर मलखान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी और बोला, चाहा हुआ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता मदन। अब तुम्हारा यह संघर्ष महोबा का संघर्ष है। इतना कहकर सिरसा नरेश अपने घोड़े पर सवार होकर वापस लौट आया, और इधर मदन, वह मलखान की प्रतिज्ञा को सुनकर गर्व, आशा और उत्साह से भर उठा, मानो उसकी किस्मत अब नई दिशा में करवट ले चुकी हो। मलखान जब सिरसा लौटे तो उनके मन में एक ही उद्देश्य धधक रहा था, महोबा के अपमान का प्रतिशोध। परंतु गढ़दतिया जितना समृद्ध था उतना ही दुर्गम और रणभूमि में कड़ी टक्कर देने वाला भी था। यह भली भांति जानकर मलखान ने किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती। उन्होंने सिरसा के समस्त सरदारों को तत्काल दरबार में बुलाया और स्पष्ट घोषणा कर दी, और सभी सरदारों को सूचना भिजवा दिया कि अब विलंब नहीं होगा, दतिया के घमंड को धराशायी किया जाएगा। फिर क्या था, क्षेत्र क्षेत्र से वीर योद्धा सिरसा पहुंचने लगे। अस्तबलों में घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथियों के मस्तक पर कवच चढ़े और रणभेरी की प्रतिध्वनि से पूरा नगर कांप उठा। सैनिकों ने अपनी तलवारों को धार देना आरंभ किया।
पत्थर पर चलती हुई धार की खनखनाहट युद्ध का उद्घोष बन गई। इधर मलखान के साथ थे उनके अडिग सहचर सुरखान, मदन गडरिया, मन्ना गुजर और पराक्रमी बौना चोर जैसे वीर। ये सभी योद्धा तलवार थामे युद्ध भूमि को आतुर दृष्टि से निहार रहे थे कि अब तलवारों पर लगी जंग दुश्मन के रक्त से धोया जाएगा। और 8 दिनों तक निरंतर अभ्यास और तैयारी चलती रही। अंततः एक विशाल सेना अस्त व्यस्त धूल उड़ाती हुई सिरसा से गढ़दतिया की ओर चल पड़ी। पर मलखान जानते थे आल्हा और उदल के बिना यह युद्ध अधूरा है, विजय असंभव है। इसी निश्चय के साथ वे महोबा पहुंचे। नगर के बाहरी मैदान में अपनी सेना को ठहरा कर मलखान सीधे राजा परमाल के दरबार की ओर बढ़े। उस समय महोबा के राजसभा का कक्ष वीरता के प्रकाश से चमक रहा था। सिंहासन पर विराजमान थे महाराज परमाल। उनके समीप बैठे थे महोबा के रत्न आल्हा, उदल, तालहन सैयद और ब्रह्मानंद जैसे वीर और महोबा के सरदार, जिनके लिए अपने प्राणों से भी ज्यादा महोबा का सम्मान था, जिनकी उपस्थिति दरबार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय प्रजा के विषय पर कोई गहन मंत्रणा चल रही थी कि तभी दरबार के द्वार खुले और वीर मलखान ने भीतर प्रवेश किया। उन्होंने सीधे आगे बढ़कर महाराज परमाल को प्रणाम किया। राजा ने भी सिंहासन त्याग कर मलखान को उठाया और गले लगा लिया और बोले कि मलखान, तुम्हारा आगमन महोबा का सौभाग्य है। उसके बाद कुछ औपचारिक बातें हुई। फिर राजा परमाल ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, कहो वीर मलखान, आज योद्धा का वेश धारण किए किस राज्य की ओर कूच कर रहे हो? किस राज्य की कुशलता आज संकट में है और किस बदनसीब राजा के बुरे दिन आ गए हैं? तब मलखान झुककर सम्मान से परंतु दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, दतिया नरेश वंश गोपाल ने अपनी पुत्री चंद्रकला का स्वयंवर रचा है। उसने पूरे भारतवर्ष के राज्यों को आमंत्रित किया है, परंतु महोबा को तिरस्कार पूर्वक भूल गया या जानबूझकर उसने निमंत्रण नहीं दिया। और जब तक मलखान जीवित है यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता। आज मैं दतिया की ओर चढ़ाई के लिए निकला हूँ। वहां मदन गडरिया का विवाह स्वयं राजकुमारी चंद्रकला से कराकर दतिया के घमंड को चूर चूर कर दूंगा। पर बिना भाई वीर आल्हा और वीर उदल के यह युद्ध असंभव है, इसलिए यहाँ आया हूँ। मलखान की बात सुनकर महाराज परमाल की दृष्टि सहज ही आल्हा की ओर गई। तब आल्हा उठ खड़े हुए, उनकी भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने मलखान से कहा कि मलखान, तुम दतिया के विवाद में अनावश्यक उलझ गए हो। वहां लाखों सैनिक व्यर्थ में खप जाएंगे। क्या यह उचित होगा? आल्हा की बात सुनकर अब मलखान का स्वर गर्जना बन गया। उसने कहा, भ्राता आल्हा, यदि महोबा का अपमान सह लिया जाएगा तो यह वीरों की धरती नहीं कहलाएगी। महोबा के वे सपूत जो तलवार पर हाथ रखकर इस मिट्टी की सौगंध खाते हैं, उनके सम्मान का क्या होगा? क्या होगा जब इतिहास में यह अपमान दर्ज होगा? और मदन गडरिया राजकुमारी चंद्रकला से प्रेम करता है, उसका विवाह भी तो वहां होना है। और हाँ, यह मत भूलिए कि महोबा में आज तक कोई भी विवाह बिना लोहा टकराए नहीं हुआ और हर रण हर जंग में मदन गडरिया सुबह से लेकर शाम तक तलवार चलाता रहा। उसने महोबा के सम्मान के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। और आज जब उसके विवाह का अवसर है तो क्या हम उसका साथ न दें? यदि ऐसा किया तो हमें कायर कहा जाएगा और महोबा को कायर कहलाते हुए मैं जीवित रहते नहीं देख सकता। मलखान की बात से दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी उदल उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में दहकती ज्वाला थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भैया आल्हा, आप महल में विश्राम करें। मलखान के साथ मैं दतिया के युद्ध भूमि में जाऊंगा। जिसने महोबा का अपमान किया है उसे दंडित करके ही लौटूंगा। अब महाराज परमाल भी सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज मैं मलखान और उदल की बातों से पूर्ण सहमत हूँ। जिसने महोबा का अपमान किया है वह दंड का अधिकारी है। यदि आज उसे दंड न मिला तो भविष्य में हर राजा महोबा को तुच्छ समझने लगेगा। तभी राज्यसभा में गर्जना गूंज उठी, महाराज परमाल की जय, महोबा के वीरों की जय। नारों से महल की दीवारें कांप उठी। महोबा की भूमि एक बार फिर रण के उन्माद से जाग उठी। परमाल ने आदेश दे दिया, मलखान, जितनी सेना चाहिए ले जाओ, पर दतिया के नरेश वंश गोपाल को उसकी गलती का आभास जरूर करा देना और मदन गडरिया का विवाह चंद्रकला से कराकर ही लौटना।
आदेश मिलते ही महोबा की चतुरंगनी सेना सजने लगी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक रणभूमि के लिए एकत्र होने लगे और इतिहास की पटल पर एक और महायुद्ध अपनी आहट लिखने लगा। महोबा की धरती पर अब रणयज्ञ की तैयारी पूर्ण वेग में थी। हाथियों की पीठ पर भव्य हौदे बांधे जाने लगे। घोड़ों की पुरानी लगामें उतार कर नई कसी गई। सैनिक अपने बख्तरबंद कवच पहनकर तलवारों पर ऐसी धार चढ़ाने लगे कि पत्थर से टकराते ही चिंगारियां फूटने लगी। छुरी, कटारी, बर्छी और भाले सैनिकों ने अपने अपने कमरबंद में बांध लिए। महलों और घरों की चौखटों पर महोबा की वीरांगनाएं खड़ी थी। पत्नी, बहनें और माताएं वे अपने पति और अपने भाइयों से कंपित स्वर में नहीं बल्कि अडिग शब्दों में कह रही थी कि रणभूमि में चाहे सर कट जाए पर कदम पीछे मत खींचना। महोबा की शान पर कभी बट्टा मत लगने देना। साथियों, जिस राज्य की स्त्रियां वीरों को पलायन नहीं पराक्रम का मंत्र देती हो, उस राज्य की वीरता संसार में सर्वोपरि ही मानी जाती है। यह सत्य तो जग जाहिर है। अपने परिवारों से अंतिम बार मिलकर सभी सैनिक मैदान में लौट आए और तुरंत सेनाओं की कतारें सज गई। सबसे आगे हाथियों की कतार थी, जिसमें हर नस्ल के गजराज थे। प्रत्येक हौदे में 4-4 सुसज्जित सुरमा शस्त्र थामे ज्वालामुखी से स्थिर खड़े थे। घुड़सवार अपने अपने सजे हुए घोड़े पर सवार हो गए। पैदल सेना ढाल और तलवार संभाले अपनी पंक्तियों में स्थिर खड़ी हो गई। फिर रणभूमि के मध्य महोबा और सिरसा के महापराक्रमी वीर एक साथ सामने आए। आल्हा, उदल, मलखान, ताल्हन सैयद, ब्रह्मानंद सुलखान, मदन गरडिया, मन्ना गुजर और बौना चोर जैसे योद्धा, ये सभी हजारों सैनिकों के अग्रभाग में आकाश की ओर मुख किए हुए खड़े थे। और तभी अचानक नारों की गूंज गूंज उठी। जय महोबा और हर हर महादेव की नारों से महोबा का मैदान थरथरा उठा। और फिर सिरसा की सेना और महोबा की चतुरंगनी सेना एक होकर गढ़दतिया की ओर कूच कर गई। धूल के बादल आकाश को ढकने लगे। पदचाप इतनी प्रबल थी कि जिस धरती से सेना गुजरती वह कांप उठती। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र की दिव्य सेना रण के लिए प्रस्थान कर रही हो। यह ऐसी अजेय महाशक्ति थी जिसे देखकर दुश्मन की हिम्मत अभी आधी रह जाती और शेष साहस सैनिकों की गर्जना सुनकर स्वतः ही ढेर हो जाता। दतिया के भाग्य में अब केवल एक ही लेख था, रणघोष और प्रतिशोध। और महोबा के सूरवीर एक बार फिर इतिहास रचने के लिए अग्रसर हो चुके थे। कुछ ही दिनों के अथक कूच के बाद महोबा की सेना अंततः दतिया के विशाल मैदान में जा पहुंची। जैसे ही महोबा के वीरों की दृष्टि चारों ओर घूमी तो वे चकित रह गए। महोबा की सेना यहाँ पहली नहीं थी। उनसे पहले ही दूर दूर के राज्यों के राजा और राजकुमार अपनी अपनी विशाल सेनाओं सहित मैदान में डेरा डाल चुके थे। आल्हा ने लहराते झंडों को ध्यान से देखा और पहचान कर बोले, यह कन्नौज का ध्वज है। वहां पथरीगढ़ की सेना ठहरी है। उधर गढ़कमरू की सेना है। उसके पास विरियागढ़ का ध्वज और सामान्य दिल्ली की शाही फौज है। आल्हा की गणना यही नहीं रुकी। संपूर्ण 52 गढ़ों के राजा वहां तो थे ही, साथ ही भारतवर्ष के कोने कोने से आए कई राजा आकर दतिया के मैदान में एकत्रित हो चुके थे। आल्हा की गणना यही नहीं रुकी। संपूर्ण 52 गढ़ों के राजा वहां तो थे ही, साथ ही भारतवर्ष के कोने कोने से कई राजा आकर दतिया के मैदान में एकत्र हो चुके थे। राजा वंश गोपाल ने सभी वीर अतिथियों और उनकी सेनाओं के ठहराव की व्यवस्था स्वयं करवाई थी। हजारों तंबू तने थे। रात में दीपों की पंक्तियां ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर तारे उतर आए हो। दूसरे दिन से महाप्रतियोगिता आरंभ होने वाली थी। राजा वंश गोपाल ने एक शाही पत्र लिखवाकर सभी राज्यों के राजाओं को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था कि प्रतियोगिता कल प्रातः प्रथम पहर से प्रारंभ होगी और प्रतियोगिता स्थल किले के मध्य में रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि अपनी सेनाओं को इसी मैदान में छोड़कर केवल कुछ विश्वस्त जनों के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पधारें। आपकी सेनाओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं। उनकी सेवा और सुरक्षा का दायित्व मैं स्वयं निभाऊंगा। पत्र पढ़ते ही सभी छावनियों में गहन तैयारी आरंभ हो गई। प्रत्येक तंबू में वीर योद्धा दंड बैठक लगाने लगे। कहीं तलवार चलाने का अभ्यास तो कहीं गदा और भाले की कसौटी हो रही थी।
प्रतियोगिता में उतरने वाले योद्धा अपने शरीर पर सरसों के तेल से मालिश कर रहे थे ताकि अखाड़े में कोई उन्हें जकड़ न सके और अंग प्रत्यंग चपल और चंचल बनी रहे। पूरे मैदान में श्वासों की गति तेज थी। परिश्रम, अभ्यास और उत्कंठा चारों ओर गूंज रही थी। एक राजकुमारी चंद्रकला, जिसके हाथ की माला के लिए आज अनेकों राजा और राजकुमार एकत्र थे। हर योद्धा अपनी भुजाओं में विश्वास लिए आकाश की ओर निहार रहा था। किसकी किस्मत में आज विजय लिखी है? कौन बनेगा दतिया की प्रतियोगिता का विजेता? किसका होगा विवाह राजकुमारी चंद्रकला के साथ? इन सब के बीच क्या होगा महोबा से आए उन वीरों का जो कि बिना निमंत्रण पहुंच गए थे? यह तो अगली भोर का सूर्य ही बताएगा और उस उदित होते सूरज के साथ एक ऐसा संग्राम जन्म लेगा जिसके शौर्य गीत युगों युगों तक गाए जाएंगे। तो साथियों, आज कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और हिंदीवादी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।